Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं gastrointestinal agents के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिस एजेंट्स को हम लोग एंटी माइक्रोबाइल एजेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट पे आज मैं डिस्कस आपको करने वाला हूं और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं, जब इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाते हैं यूनिवर्सिटी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाते हैं और जब इसको पूछा जाते हैं तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, वो भी ट्रिक और वो भी आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये सभी पॉइंट को जानने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले, उसका आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको, वो भी आपको समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ, जब भी इस वीडियो को आप देखोगे प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखो। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ कमेंट भी करो, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं, आप ये समझ सकते हो। तो इसीलिए वीडियो के बाद एक लाइक तो हर एक वीडियो के लिए बनते हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन है आप डेफिनेटली वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करोगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को और जान लेते हैं जो इस क्वेश्चन को जब आपको पूछा जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको किस तरीके से पूछेंगे। इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी में जब पूछा जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम के टाइम पे, तो क्वेश्चन को मेनली दो तरीके से पूछते हैं। एक तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं जो पोटाशियम परमैंगनेट के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन करो, नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकते हैं जो आप पोटाशियम परमैंगनेट की जो ऐसे है इस ऐसे के बारे में आप एक्सप्लेनेशन करो। जैसे हम लोग जानते हैं जो हर एक कंपाउंड की एक जनरल फार्मूला होते हैं, हर एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। तो उसी तरीके से पोटाशियम परमैंगनेट के भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो पोटाशियम परमैंगनेट की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है KMnO4। और हम लोग ये भी जानते हैं ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस भी किए थे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो KMnO4 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है KMnO4। एंड मेनली ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड मेनली सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इसके अंदर जब ऑब्जर्व करोगे सॉल्ट को तो उस केस में आप देख पाओगे इसके अंदर दो आयन आप देख पाओगे। एक आयन इसके अंदर K+ आयन होंगे और दूसरी जो आयन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उस आयन को हम लोग MnO4- आयन के फॉर्म में जान सकते हैं और हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के भी अलग अलग सिनोनिम है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में जो उस कंपाउंड के भी अलग सिनोनिम है, तो उसी तरीके से पोटाशियम परमैंगनेट के भी अलग सिनोनिम है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो इस कंपाउंड के अलग सिनोनिम क्या है। दैट मीन्स इस कंपाउंड को हम लोग और भी कौन से नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, जो आप जब पर्टिकुलर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रीड करोगे और उसको समझोगे उस टाइम पे आप अच्छी तरीके से उसका सिनोनिम को भी आप देख लेना और उसे अच्छी तरीके से आप याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाएंगे तो उस केस में आपको उस डायरेक्टली जो कंपाउंड के नाम सिलेबस में आपका लिखा गया है उस नाम से भी आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो उसका सिनोनिम से भी आपको पूछा जा सकता है। दैट मीन्स मैं आपको जैसे अभी बोला जो इस क्वेश्चन को जब एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तब क्या पूछा जाते हैं, तब पूछा जाते हैं जो आप यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के टोटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन करो। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग दो अलग नाम से जानते हैं जो इसका सिनोनिम है। और सिनोनिम क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे हम लोग परमैंगनेट पोटाश और यहाँ पर हम लोग इसे कॉन्डी क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जाए जो आप यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की शॉर्ट नोट लिखो और पोटेशियम परमैंगनेट के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लिखो, नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं परमैंगनेट पोटाश और कॉन्डी क्रिस्टल्स के टोटल इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप एक्सप्लेनेशन करो। तो उस केस में आप ये भूलना नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट को आपको एग्जाम हॉल में परमैंगनेट पोटाश के नाम से भी पूछ सकते हैं और नहीं तो आपको कॉन्डी क्रिस्टल के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके लिए हम लोग इसे
हम लोग इसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशंस किए थे, और जो भी स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा वो प्लीज़ उस वीडियो को देख ले। और ये भी हम लोग जानते हैं जो हर एक कंपाउंड की एक इंडिविजुअली सॉल्युबिलिटी होते हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और हर एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट का भी मॉलिक्यूलर मास है, और इसका मॉलिक्यूलर मास आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो है 158.034 gram per mole, and this compound also having some density, and the density is 2.70 gram centimeter cube। और ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड जनरली सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, और इसी रीजंस के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया इसका मास, इसका डेंसिटी एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट। एंड जब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में परचेस करना चाहोगे तो उस केस में आप ऑब्जर्व कर पाओगे जो कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हो, ऐसा पिक्चर और जैसे देख रहे हो पिक्चर में, इससे आप कुछ प्रेडिक्शन ये कर सकते हो जब इसको प्रोडक्ट को आप मार्केट में परचेस करोगे तो इस केस में आप इस तरीके से इसे ऑब्जर्व कर पाओगे। अभी जो दूसरा पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, जहाँ पर आप देख पा रहे हो जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को जब वाटर में डालते हैं तो जैसे कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कलर यहाँ पर जेनरेट हो रहा है ऐसा ही कलर आप यहाँ पर जेनरेट होते हुए देख पाओगे। तो इससे जो जेनरेट ये हो रहा है इससे भी आप ये एटलीस्ट प्रेडिक्शन कर सकते हो जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका कलर जब वाटर में डाला जाएगा तो उसका कलर कैसे होंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला हर एक कंपाउंड की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एंड हर एक कंपाउंड के एक स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट को मेनली कैसे यूज़ करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग कौन से कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट को एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को याद रखना है हम लोग इस कंपाउंड को तब हम लोग यूज़ कर पाएंगे जब ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस का स्टैंडर्ड वैल्यू को मेंटेन करेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, इट कंटेन नॉट लेस देन 99% और नॉट मोर देन 100.5% हाई% ऑफ KMnO4। उस केस में हम लोग इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसीडर करेंगे, और उसी केस में हम लोग इस प्रोडक्ट को एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जिस प्रोडक्ट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। जैसे हम लोग जानते हैं हर एक कंपाउंड को प्रिपेयर करने का अलग अलग तरीका होते हैं। कुछ कंपाउंड को हम लोग कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं, कुछ कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आप पहला जो रिएक्शन पहला जो प्रोसेस आप देख पा रहे हो ये एक कमर्शियल प्रोसेस है। तो ये कमर्शियल प्रोसेस को आप यूज़ करके इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ये प्रोसेस क्या है। So KMnO4 is commercially prepared by mixing the solution of KOH and powder of the manganese oxide and oxidizing agent like the potassium chromate. This mixture is boiled, evaporate and residue is heated in the iron pan until it has acquired to the paste consistency। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जब KOH के साथ आप MnO2 एंड KClO3 के साथ रिएक्शंस करोगे तो इस केस में आपको K2MnO4 एंड KCl एंड वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर जेनरेट हो जाएंगे। तो ये जो पोटेशियम मैंगानेट जो ग्रीन कलर की है, जो यहाँ पर आप रिएक्शंस के बाद जो बनते हुए देख पा रहे हो, which is obtained and after the obtaining it is boiled with a large quantity of boiling water with the current of the chlorine or carbon dioxide, then this solution is evaporate for crystallizations। तो ये जो प्रोडक्ट आपको मैंने अभी समझाया जो यहाँ पर K2MnO4 है, जिसे हम लोग पोटेशियम मैंगानेट के नाम से जानते हैं, जो जनरली ग्रीन कलर की होते हैं, इस प्रोडक्ट से आप यहाँ पर KMnO4 ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट को जब ऑब्टेन करोगे तो इस केस में आप दो चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पर KMnO4 के साथ क्लोरीन का रिएक्शंस कर सकते हो, नहीं तो KMnO4 के साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शंस कर सकते हो। तो जब क्लोरीन का रिएक्शंस करोगे तो इस केस में आप देख सकते हो KMnO4 और उसके साथ क्लेसियल जेनरेट होंगे। और आप चाहते हो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके भी आप यहाँ पर MnO4 एंड K2CO3 आप रिडक्शंस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया ये कमर्शियल मेथड है। तो ये कमर्शियल मेथड को यूज़ करके आप KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ जब एग्जाम हॉल में आप इस आंसर को लिखोगे, इसका प्रिपरेशंस को लिखोगे, तो इस केस में जो रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर समझाया ये रिएक्शंस भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है। क्योंकि आप याद रखना ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहाँ पर एग्जामिनर को रिएक्शन से मतलब है बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पर प्रिपरेशंस एक्सप्लेनेशंस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली रिएक्शंस को एक्सप्लेनेशंस करना पड़ेंगे। तो अभी मैं जो पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ ये पॉइंट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सो इट इज एन ऑर्डरलेस एंड पर्पल टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड and it give the dissolve in ethanol and organic solvent. Potassium permanganate occur in the form of monoclinic crystal and monoclinic prism. अभी मैं आपको समझाने में दिखाने वाला हूँ द monoclinic prisms जो होते हैं उसका शेप और उसको देखने में क्या कैसे होते हैं. एंड इट इज द ऑर्डरलेस and aqua solution has an that is called as an astringent taste and it is water soluble and more soluble in boiling water. That means यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ये जो KMnO4 है ये ऑर्डरलेस है एंड ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. आज जो भी कंपाउंड क्रिस्टलाइन होते हैं वो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते ही है. तो ये कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है. ये मेनली इसका जो डिजॉल्व आप करोगे तो ये इथेनॉल में भी डिजॉल्व हो सकते हैं और ये कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व होते हैं. मेनली ये प्रिज्म्स के फॉर्म में अवेलेबल है. जब इसे आप देखोगे मार्केट में परचेस करोगे तो इस जगह पे आप देख पाओगे इसका जो शेप है इसके जो आकार है इसका शेप कुछ हद तक कैसे होते हैं. इसका शेप जो है वो मोनोक्लिनिक प्रिज्म्स के जैसे होते हैं एंड पर्टिकुलरली ये ऑर्डरलेस है एंड इसका जो टेस्ट है ये टेस्ट आपका एस्ट्रिंजेंट टाइप की होंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल बॉइलिंग वाटर के अंदर हम लोग देख पाते हैं. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला जो इसका जो प्रिज्म्स के शेप इसका जो शेप है वो शेप यहाँ पर मोनोक्लिनिक प्रिज्म शेप है. तो यहाँ पर जो शेप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इस शेप को हम लोग यहाँ पर मोनोक्लिनिक प्रिज्म्स के शेप बोलते हैं. और जब आप इसको परचेस करोगे मार्केट से आप देखना चाहोगे आपका लैब के अंदर तो आप इस तरीके से इसे देख पाओगे. तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए. तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इस कंपाउंड के अंदर कौन सी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो ये जो KMnO4 है इस KMnO4 के अंदर आप कुछ कैरेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किए जो KMnO4 के अंदर आप थर्मल डिकम्पोजिशन आप यहाँ पर अल्काली के साथ रिएक्शंस ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कुछ आप यहाँ पर देख पाओगे. तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं जो यहाँ पर आप कौन सी टाइप के कैरेक्टर को देख पाओगे. तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन. तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग कौन सी टाइप में कौन रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशंस बोलते हैं. तो सबसे पहले आप देखो जो थर्मल डिकम्पोजिशंस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है. डिकम्पोज का मतलब ये हो रहा है जो आप किसी को ब्रेक करोगे डिसोशिएट करोगे. तो जब ब्रेक कर रहे हो तो उस ब्रेकिंग में आप हीट सप्लाई करके उसे ब्रेक कर रहे हो डिसोशिएट कर रहे हो और इसीलिए हम लोग इसे थर्मल डिकम्पोजिशंस बोलते हैं. दैट मीन्स इस समय हम लोग रिएक्शंस में देख सकते हैं जो KMnO4 है इसे जब आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद KMnO4 यहाँ पर डिसोशिएट हो जाते हैं. डिसोशिएट होने के बाद ये क्या जनरेट कर रहा है ये जनरेट कर रहा है आपका MnO2 ऑक्सीजन एंड K2MnO4. तो ये रिएक्शन से हम लोग ये समझ सकते हैं जो KMnO4 के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. अभी जो दूसरी पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट में आप ये देख पा रहे हो जो KMnO4 एक ऐसे कंपाउंड है ये कंपाउंड एल्काली के साथ भी रिएक्शंस करते हैं. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी और बहुत सारे वीडियो के लेक्चर में मैंने आपको समझाया जो एल्काली का मतलब क्या होते हैं. एल्काली एक बेस ही है लेकिन एल्काली और बेस के साथ आप कंपैरिजंस करते हो तो उस जगह पे आप ये देख पाओगे जो बेस पानी के अंदर और वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल हो उस केस में हम लोग उस बेस को क्या बोलेंगे उस बेस को हम लोग एल्काली बोलेंगे. एंड मेनली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जो एक स्ट्रांगली अल्कलाइन एजेंट एंड अल्काली के हिसाब से बिहेव करते हैं. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो KMnO4 के साथ जब KOH का रिएक्शंस करोगे तो उस केस में K2MnO4 वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आप जनरेट होते देख पाओगे. तो इस रिएक्शन से आप समझ सकते हो जो KMnO4 एक ऐसे एजेंट है जो अल्काली के साथ भी वो रिएक्शंस करते हैं. सो KMnO4 जैसे मैंने आपको पहले भी बोला KMnO4 एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी रीजंस के लिए इस एजेंट्स को हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के हिसाब से यूज करते हैं. एंड पर्टिकुलरली ये जो KMnO4 है एजेंट जो है मैंने आपको बोला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एसिडिक मीडिया में हो जाए बेसिक मीडिया में हो जाए और न्यूट्रल मीडिया में अब ये तीनों मीडिया में इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो. तो अभी हम लोग देख लेते हैं जैसे मैंने आपको अभी बोला जो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड की आप ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आप तीनों मीडिया में देख पाओगे. और तीनों मीडिया क्या क्या है एक है आपका एसिडिक मीडिया दूसरा है न्यूट्रल मीडिया एंड तीसरा है अल्कलाइन मीडिया. लेकिन आप जानते हो ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रिएक्शंस के बिना इसका ये प्रूव नहीं मांगते हैं और ये रिएक्शंस के बिना आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. तो आपको जब एग्जाम में लिखना है तो डेफिनेटली आपको रिएक्शंस के साथ ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस करना है. तो पहले रिएक्शंस में आप देख सकते हो जो KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कर पा रहा है. रिएक्शंस करने के बाद ये K2SO4 MnSO4 और वाटर मॉलिक्यूल को जनरेट कर रहा है. उसी तरीके से KMnO4 यहाँ पर आपका अल्कलाइन मीडिया के साथ भी रिएक्शंस करने के बाद आपका यहाँ पर MnO2 और यहाँ पर जर्मन ऑक्सीजन
आपका यहाँ पर जेनरेट कर पा रहा है। तो इस रिएक्शन से आप ये समझ सकते हो जो केमिनोफोर एक ऐसे एजेंट है जो एसिडिक मीडिया में भी रिएक्शंस करते हैं और इसके साथ ही साथ ये न्यूट्रल एंड अल्कालाइन मीडिया में भी रिएक्शंस करते हैं। और यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो केमिनोफोर एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया जो केमिनोफोर के अंदर आप यहाँ पर क्या क्या टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख सकते हो। ये थर्मली डिकम्पोज, आप इसके साथ ही साथ आप इसका अल्कलाइन नेचर के साथ इसका रिएक्शंस होना, और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए जो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडिया में हो, न्यूट्रल मीडिया में हो और अल्कलाइन मीडिया में हो, जहां पर आप इसे देख पाओगे। तो यहां पर हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व कर लिए जो इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अभी जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं ये पॉइंट है इसका ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बोला जो ऐसे ओनली ऐसे के बारे में भी आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर भी ऐसे होते हैं, एंड जब ये ऐसे को आप परफॉर्म करोगे तो ये ऐसे कौन से टाइप के ऐसे परफॉर्म करते हैं। सो दिस and whenever you are going to be performing the assay, it should be followed by direct iodometric type redox titration. दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जैसे आप जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो उस जगह पे आप देख सकते हो जो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग ऐसे के लिए हम लोग अलग अलग टाइप की टाइट्रेशंस करते हैं। तो इस केस में इन द सेंस ऑफ मैं यहाँ पर केमिनोफोर के बारे में बोल रहा हूँ। जब आप केमिनोफोर के बारे में ऐसे परफॉर्म करोगे तो उस जगह पे आप कौन सी टाइप के ऐसे परफॉर्म करोगे, इस जगह पे आप आयोडोमेट्रिक टाइप रिडॉक्स टाइट्रेशन आप करोगे। तो जब इस टाइट्रेशंस को आप परफॉर्म करोगे, जब इस ऐसे को आप परफॉर्म करोगे तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक द सब्सटेंस एंड हाउ मेनी quantity of substance you should take. You should collect that 0.3 gram of substance and which should be dissolved in 100 ml of water. Take 20 ml of solution and add the 1 gram of potassium iodide and 10 ml of 2 normal HCl and titrate the leviated iodine with the help of 0.1 molar of Na2H2O3 using the starch as an indicator. तो ये जो रिएक्शंस आर ये जो ऐसे है इस ऐसे के अंदर हम लोगों ने इंडिकेटर यूज़ की, और जो इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टार्च को एज एन इंडिकेटर। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला है जब भी आप ऐसे परफॉर्म करते हो तो इस ऐसे के टाइम पे ऐसे जो परफॉर्म करोगे तो उस केस में आपको एरर आ सकता है। तो इस जगह पे भी आपको एरर आने का चांसेस है, और एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मेनली फैक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग फैक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो फैक्टर हम लोग ने यूज़ किया उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है each ml of 0.1 molar of Na2H2O3 which is just equivalent to 0.003160 ग्राम ऑफ केमिनोफोर। और उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जब आप ऐसे को परफॉर्म करोगे तो कौन सी टाइप के रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जब केमिनोफोर को आप जब ऐसे परफॉर्म करोगे तो इसके ऐसे कैसे होंगे, और ये ऐसे जब परफॉर्म करोगे तो ये ऐसे कौन से टाइप के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, और इस ऐसे को परफॉर्म करने के लिए आपको कैसे परफॉर्म करना है, और उसका फैक्टर और उसका रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट्स को इस ऐसे को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो ये पॉइंट और ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है कि इसका यूजेस क्या है, क्योंकि हर एक कंपाउंड के एक इंडिविजुअल यूज होते हैं, तो इसका भी एक यूज है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग कहां पर यूज करते हैं और किस तरीके से इसके यूज करते हैं। सो केमिनोफोर इज यूज इन qualitative analysis to determine the permanganate value। और ये आप जब प्रैक्टिकल लैब में एनालिसिस प्रैक्टिकल लैब में आप परफॉर्म करोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो उस जगह पे आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे और देख पाओगे जो किस तरीके से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करते हैं आपका परमैंगनेट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। सो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट टू क्योर द सर्टेन स्किन डिजीज लाइक द फूड फंगल इन्फेक्शन एंड डर्मेटाइटिस। सो केमिनोफोर इज ऑल्सो known to use as an tanning leather, printing fabrics, and this compound can also use as an bleaching agent, and it can also use as an एंटीसेप्टिक क्रीम एंड एंटीसेप्टिक लोशन ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो ये जो प्रोडक्ट है जो केमिनोफोर जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और इस प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो इस प्रोडक्ट को आप परमैंगनेट के वैल्यू डिटरमाइनेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को आप फूड फंगल इन्फेक्शंस के लिए डर्मेटाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसको लेदर इंडस्ट्रीज़ में, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में, फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट एंड पेस्टिसाइड्स के हिसाब से और एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक डायग्राम भी आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट को फूड
फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशंस दिया, तो आज की एक्सप्लेनेशंस यहाँ तक ही है और यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशंस किए KMNO4 रिगार्डिंग, ये सभी पॉइंट को आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस किया इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है जो आपको एग्जाम हॉल में ये KMNO4 के बारे में आपको पूछा जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे जो कंपाउंड को हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में यूज़ करते हैं। तो उस लेक्चर में देख लेंगे हम लोग उस कंपाउंड को और जान लेंगे कैसे टाइप की क्वेश्चंस को यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं और ये भी जान लेंगे जब इस क्वेश्चन को पूछा जाएंगे तो उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू अगेन।